हमारी आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इस क्लास में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद, इसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। वो पहली क्लास है, वो पहली कड़ी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने उसको देख लिया तो बहुत बढ़िया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर उसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है और वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी क्लास सारी देख ली है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ था, महात्मा गांधी जी का यहाँ पर आना, उनका जो है नेतृत्व करना। फिर हमने पढ़ा था रॉलेट एक्ट के बारे में, फिर हमने जलियांवाला हत्याकांड के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने पढ़ा असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का जो है पहला इनिशियल पॉइंट है ना। तो वहां तक हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। जो देखिएगा असहयोग आंदोलन के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो असहयोग आंदोलन ही क्यों किया गया, साथ में असहयोग आंदोलन कहां तक फैला, क्या क्या धाराएं बनी, साथ में हम लोग बात करने वाले असहयोग आंदोलन का एंडिंग फेज क्या था। उसमें एक लाइन आती है चौरी चौरा हत्याकांड, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था, वो क्या था। तो वो सारी आज बातें पढ़ने वाले हैं। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। तो आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन स्टूडेंट इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आज की क्लास में आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन ही क्यों, है ना। बहुत बड़ा पॉइंट बनता है क्योंकि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि असहयोग आंदोलन ही क्यों। बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि आप लोगों के भी दिमाग में आया होगा कि ये सर असहयोग आंदोलन ही क्यों लेके आए। तो उसमें ना कुछ लाइनें हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा। असहयोग का मीनिंग क्या होता है। असहयोग का मीनिंग होता है सहयोग नहीं करना, किसी भी हालत में सहयोग नहीं करना। ओके, तो असहयोग का मीनिंग तो आपको पता चल गया होगा। अब असहयोग से यह माना जाता था कि महात्मा गांधी जी की ये थिंकिंग थी, ये सोच थी कि जो भारत में जो अंग्रेजों का शासन हुआ था वो भारतीय लोगों की वजह से हुआ था। उन्होंने सहयोग किया तभी उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य के ऊपर कुछ लोगों ने आकर यहाँ पर राज करना स्टार्ट कर दिया था। तो उनकी एक बुक थी जिनका नाम था हिंद स्वराज। उस बुक का क्या नाम था, हिंद स्वराज। 1909 को पब्लिश की गई थी। ये आप जो देख रहे हैं यही वो किताब है जहाँ नीचे लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी, जो गांधी जी का पूरा नाम है। ओके, तो उसमें महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, उनमें कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, है ना। कैसे, तो बता देते कि जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सिर्फ बिजनेस करना चाहते थे, यहाँ पे व्यापार करना चाहते थे। तो उन्होंने राजाओं से अनुमति ली अलग अलग जगह पे जाके। फिर उन्होंने लालच आने लगा, फिर उन्होंने यहाँ पर लोगों के ऊपर शासन करने लगे क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर ये भारत एक सोने की चिड़िया है ना। यहाँ पर जितना लूटेंगे उतना ही फायदा होता जाएगा, जितना लूटेंगे और माल आता जाएगा। तो ऐसे करते करते उन्होंने हमारे ऊपर शासन करना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये सारा किसकी वजह से हुआ, भारतीयों के सहयोग की वजह से हुआ। ये जो सहयोग है ना, सहयोग के हिसाब से ही अभी तक चल रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि 1920 तक अभी तक इसलिए चल रहा है कि भारतीय लोग सहयोग कर रहे हैं। वो कॉलेज जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। वो जैसे अंग्रेज कहते हैं वैसे वो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए अंग्रेज सबसे ऊपर पोस्ट पर रहा करते थे, वो नीचे निगरानी रखते थे। नीचे जो लोग रखे गए थे वो सारे के सारे भारतीय हुआ करते थे, वो ही भारतीयों के ऊपर शासन कर रहे थे। जैसे अंग्रेज कहते वो वैसा करते, कठपुतली की तरह। ओके, अब क्या हुआ, अब उन्होंने कहा कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेना, उनकी हेल्प ही नहीं करें, तो ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। और क्या हो जाएगी, स्वराज की स्थापना। स्वराज का मतलब, स्व का मतलब अपना, ठीक है, राज का मतलब शासन। तो उनका कहना था कि स्वराज की स्थापना हो जाएगी, अपने राज की जो है हम लोग अपने ही लोगों पर हम लोग शासन करेंगे या हमारे लोगों के द्वारा शासन किया जाएगा, है ना। हमारा भला बुरा वही सोचेंगे, अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं है। तो उनका कहना था कि हम लोग क्या करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। हम लोग जिस तरह से हैं, हम लोग जैसे प्रशासन में हैं, जिस तरह से हम लोग सेना में भर्ती हो रहे हैं, अंग्रेजों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो हम लोग अब नहीं करने वाले। तो इनका यही मानना था। अब हुआ क्या, अब उसमें भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। तो उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का विचार उनके मन में आया। अब इसमें करना क्या होता था या क्या करने वाले थे असहयोग आंदोलन में, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि गांधी जी का कहना था कि अगर हम लोग असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको लोग क्या करेंगे, अपनी पदवियां लौटा देंगे।
क्या लौटाना है? पदवियां। अब असहयोग आंदोलन में पदवियां लौटा देनी। पदवियां क्या होती है आपको बता देता हूं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उपहार देना, गले में जो है अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया तो उसमें जो एक लॉकेट दिया जाता है वो पदवी दी जाती है। ऐसे भारत रत्न दिया जाता है, पद्मश्री दी जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से अंग्रेजों ने ये पदवियां दी कुछ लोगों को जो अंग्रेजों के लिए अच्छा था, जो अंग्रेजों के लिए अच्छा कर रहे थे, है ना, उन लोगों को, ताकि दूसरे लोग मोटिव हो सकें और अंग्रेजों के खिलाफ साजिश करना बंद कर दें। तो उन्होंने पदवियां दी। तो गांधी जी का कहना था कि ये जो पदवियां थी ना आप लोगों को दी हुई, वो वापस लौटा दी जाए, जिससे अंग्रेजों को लगना चाहिए कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, ठीक है। साथ में ही उन्होंने बोला हम लोग स्कूल कॉलेज पढ़ने और पढ़ाने नहीं जाएंगे। साथ में उन्होंने बोला था कि हम लोग जो दफ्तर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वो नहीं जाना है ना, दफ्तर भी हम लोग बंद कर रहे हैं, हम लोग वहां पे भी नहीं जाएंगे, ना हम लोग कोर्ट जाएंगे, है ना, हम लोग जो वकील है ना वो भी काम नहीं करेंगे। तो टोटल मिला के उन्होंने सारी ऐसी जो है चीजें रख ली थी। साथ में उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे अच्छा वर्ड लिया था बहिष्कार करने वाले हैं। हर एक चीज का बहिष्कार करेंगे, चाहे कुछ भी हो, अंग्रेज से रिलेट करने वाले, अंग्रेजों के साथ जो भी चीजें कनेक्टेड हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार का मीनिंग क्या होगा कि हम लोग उसके लिए कोई भी नाता नहीं रखेंगे, है ना। अब यह इस बहिष्कार के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और बता देता हूं। तो उनका कहना था कि बहिष्कार करेंगे जो भी अंग्रेजों की चीजें होगी, जैसे उनके कपड़े, उनसे बाहर विदेशों से आने वाली चीजें जितने भी होती हैं, उनके शासन वगैरह हम लोग बहिष्कार कर देंगे। बहिष्कार की अगर मीनिंग लूं तो यहां पर होता है बहिष्कार किसी के साथ संपर्क रखने या उससे जुड़ने से मना कर देना, इनकार कर देना, या गतिविधियों में हिस्सेदारी नहीं लेना, चीजों की खरीद नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना, ये सारी चीजें हैं, उनको हम लोग क्या कर देंगे, नकार देंगे, है ना। ये होता है एक विरोध करने का एक तरीका, हम लोग बहिष्कार करने वाले हैं। ये गांधी जी की थिंकिंग थी। अब जब बहिष्कार कर रहे हो तब क्या होगा, तब यहां पर गांधी जी ने सोचा कि अगर हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं ना, तब क्या होगा कि जो अंग्रेज हैं वो गुस्सा हो जाएंगे। ये तो पक्का ही है ना, हम लोग कहीं राज कर रहे हैं और हमारे नीचे जो है कर्मचारी अपना कहना नहीं मान रहे, तो क्या होगा, गुस्सा आएंगे। तो यहां पर अंग्रेज क्या कर सकते हैं, अंग्रेज यहां पर दमनकारी रूप अपना सकते हैं, दमनकारी बन सकते हैं, यानी कि वो लाठीचार्ज कर लेंगे, जेलों में डाल देंगे, आप लोगों को दबाएंगे, आप लोगों को गुस्सा करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। अगर ऐसा होता है तो गांधी जी ने बोला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काम करेंगे, क्या हम लोग करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये क्या है, अब ये कौन सी नई चीज है सर, आप पूछ रहे हो कि सर असहयोग चलते चलते हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहुंच गए, तो उसका भी एक मीनिंग है। उनका कहना था कि जब अंग्रेज अगर हमारे ऊपर दबाव, प्रेशर कुछ भी करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा, मतलब हम लोग उनको क्या करेंगे, उनको मना कर देंगे। कैसे, बहुत प्रेम से, बहुत इज्जत से। अगर वो कहेंगे कि आज आप लोगों को कोर्ट में जाना है और आप इसका आदेश देना है या वो करना है, तो आप क्या करेंगे, जी जनाब हम नहीं करने वाले। अवज्ञा का कहना है, अवज्ञा का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना, और सविनय का मतलब होता है बहुत बड़े प्रेम से, आदर भाव से मना कर देना कि जनाब हम लोग नहीं कर सकते। ऐसे करके अगर आप करेंगे तो अंग्रेज आप लोगों की बातें सुनने लग जाएंगे और ये दमनकारी भाव है खत्म हो जाएगा। इस तरह का गांधी जी का मानना था। चलिए, तो ये सारी चीजें हुई। अब आप लोगों को समझ में हो गया असहयोग आंदोलन ही क्यों लेके आए थे और उसमें गांधी जी की क्या थिंकिंग थी, यहां तक समझ में आ गई। अब क्या किया, अब गांधी जी के मन में यह आया कि अब इसको जो है हम लोग एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, हम लोग अब तो धरातल पे लाना पड़ेगा। अब हम लोगों, सब लोगों को समझाना पड़ेगा कि असहयोग आंदोलन है क्या और हम लोग कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये टाइम आता है 1920 का, 1920 का, और वो भी गर्मियों का मौसम था, अप्रैल मई में। ये दो जनाब, एक तरफ है गांधी जी, दूसरी तरफ है शौकत अली, ये दोनों मिलकर क्या करते, पूरा भारत का भ्रमण करते हैं, घूमकर आते हैं और हर एक जगह जाकर वहां पर लोगों को बताते हैं कि असहयोग आंदोलन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें होने क्या वाला है और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सब लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने बातचीत करी। तो टोटल मिला के 1900 अप्रैल मई से लगाकर जो है नवंबर तक वो फिरते रहे, हर एक जगह जाते रहे। इसी बीच कांग्रेसियों को पता चला, कांग्रेस उस वक्त एक संस्था थी, याद रखिएगा, ये जो कांग्रेस है ना, एक संस्था थी उस वक्त, जो अंग्रेजों का जो शासन चल रहा है उसके खिलाफ भी खड़े थे और साथ भी खड़े थे, है ना। वो चाह रहे थे कि हम लोग क्या करें, कि अंग्रेजों की हेल्प भी करें या हम लोग कुछ सीखें उनसे और हम लोग उसके विरोध भी कर सकें। तो एक इस तरह की संस्था थी जो विधायी परिषद में भी काम कर रही थी,
है ना, और चुनावों में भी भाग लेती रही थी। तो अप्रैल मई 1920 में गांधी जी वहां पर घूम के आते हैं, ये दोनों साथ साथ में जाते हैं, क्योंकि एक तरफ जो है ये चाह रहे थे कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम को साथ में लेके चलें ताकि पूरा भारत एक हो सके। इसी वजह से अब यहां पर टाइम आता नवंबर का, और ये बातें जो है गांधी जी जो घूम कर आ रहे थे, सब लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में बता रहे थे, तो कांग्रेसी जो थे उनके मन में ये डर था कि अगर ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया तो विधायी परिषद के चुनाव होने वाले थे। कौन से चुनाव? विधायी परिषद। ये जो चुनाव थे वो छोटे छोटे इलाकों में हुआ करते थे, छोटे छोटे, है ना, विधायक टाइप के ये चुनाव हुआ करते थे, अलग अलग प्रांत में चुनाव, प्रांतीय चुनाव कह सकते हैं। तो ये विधायी परिषद के चुनाव होने वाले थे, तो ये डर था कि अगर ये असहयोग आंदोलन हुआ तो विधायी परिषद के चुनाव नहीं होंगे और भीड़ क्या पता हिंसा पे आ गई तो पूरे भारत पर ये शासन जो है अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा, हमारे हाथों में कुछ रहेगा नहीं। तो ये उस हिसाब से डर रहे थे। लेकिन गांधी जी के समझाने पर, नवंबर 1920 की बात है, गांधी जी के समझाने पर बहुत सारी कोशिश करने के बाद दिसंबर की डेट आती है, वो आती है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर 1920 में कांग्रेस के जो लोग हैं वो समझ जाते हैं कि असहयोग आंदोलन लाना चाहिए, और यह अधिवेशन था नागपुर में। एक नागपुर में मीटिंग रखी गई थी कांग्रेसियों की जो मीटिंग थी वहां पर नागपुर में रखी गई थी, जिसको नागपुर अधिवेशन बोला जाता है। वहां पर 26 दिसंबर 1920 में यह असहयोग आंदोलन लाने के लिए ठप्पा लग जाता है, मोहर लग जाती है। तो असहयोग आंदोलन उस टाइम जो है स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन साथ में इसी वक्त में साथ में खिलाफत आंदोलन को भी जो है साथ में हवा मिल जाती है। आया समझ में? तो यहां तक हमने समझा कि असहयोग आंदोलन किस तरह से फ्लोर पर आया। अब हम आगे बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब क्या था? अब देखिए बहिष्कार कैसे किया जाता है, ये एक फोटो है, आपकी बुक में भी थी, तो इसके बारे में समझा देता हूं। उन्होंने क्या किया? बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू किया। विदेशी कपड़े ही क्यों? क्योंकि ये आर्थिक प्रतीक माना जाता था। प्रतीक का मतलब समझ में आ रहा है आपको? इकोनॉमिकल एक रोल मॉडल माना जाता था। उनको लगता था कि अंग्रेज जो है, जैसे उनका ना एक ही तरीका है, भारत में जो है अपने सामान लेके आ रहे हैं और पैसे यहां से विदेश में लेके जा रहे हैं। तो उनको लग रहा था कि जो कि बाहर से आने वाले जो कपड़े हैं, बाहर से आने वाले जो सामान हैं, वो इकोनॉमिकल तौर पर अंग्रेजों को फायदा पहुंचाते हैं। तो उन्होंने इसको क्या मान लिया? उसका प्रतीक मान लिया। तो उन्होंने क्या किया? विदेशी कपड़ों को, है ना, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतीक माना, क्योंकि अंग्रेज वहां पहले अलग तरह के कपड़े पहना करते थे। जो आज हम लोग पहनते हैं उस तरह से कपड़े पहना करते थे, लेकिन भारतीय लोग अलग से कपड़े पहनते थे। तो उनको लगता था कि ये उनका बीच में डिफरेंस है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया कि यहां पर उन्होंने उसको प्रतीक मान लिया अंग्रेजों का। तो उन्होंने विदेशी कपड़े जलाना स्टार्ट कर दिया, उनको इकट्ठा किया, एक जगह जलाना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहिष्कार करने का एक अलग सा तरीका था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धारणाएं पैदा हुई, धाराएं बन गई, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम लोग चाह क्या रहे थे? स्वराज चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? स्वराज। अब स्वराज की मीनिंग है जो हर लोगों ने अलग अलग ली है, क्योंकि देखिए इसमें पूरा भारत जुड़ा हुआ था। अब भारत में एक तो है नहीं, 100 लोग हैं नहीं, बहुत सारे लोग थे, अलग अलग प्रांत के लोग थे। भारत किसमें बंटा हुआ था? प्रांतों में बंटा हुआ था। जो अभी हम लोग राज्य बोलते हैं, उस वक्त अलग अलग प्रांतों में बंटे हुए थे। तो उस प्रांतों में अलग अलग लोग थे, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं थी। कुछ लोग समझ रहे थे कि स्वराज का मीनिंग होगा कि हम लोगों को जमींदारों से आजादी मिल जाएगी। किसी को लगता था कि हम लोग क्या करेंगे, अब अपना खुद का शासन स्टार्ट कर देंगे। किसी को यह लगता था हम लोग पूरे आजाद हो जाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो सबकी थिंकिंग अलग अलग थी, इसीलिए इस आंदोलन में सब लोग अलग अलग सोच रहे थे। अब बात करते हैं असहयोग खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट होता है? जनवरी 1921 के वक्त। इस वक्त गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें सोच ली थी कि हम लोग ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, हम लोग इतना आगे बढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने ये जो है प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए थे, कांग्रेसियों को भी मना लिया था। तो जनवरी 1921 को उन्होंने स्टार्ट कर दिया असहयोग आंदोलन करना, कि अंग्रेजों को 1% सहयोग नहीं करना, हम लोग ना स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, ना कुछ करने वाले हैं। तो इसी हिसाब से वो आगे बढ़ने वाले थे। अब यहां पर स्वराज की मीनिंग उन्होंने अलग अलग ली थी, अलग अलग प्रांतों को अलग अलग ये मीनिंग उनके दिमाग में आई थी। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अब ये धाराएं किस तरह से बदली थी। देखिए जो असहयोग आंदोलन है उसको हम लोग अलग अलग धारा में 3 भागों में बांटा है। पहली जो धाराएं बांटी है वो बांटी शहरों के लोगों के दिमाग में क्या था।
फिर हमने समझेंगे कि जो ग्रामीण लोग थे उनके दिमाग में क्या होगा, और फिर हम लोग सोचेंगे जो खेती बाड़ी करते थे बागानों की तरफ, असम की तरफ जाते हैं तो वहाँ के लोगों की थिंकिंग क्या थी उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं शहरों में आंदोलन। तो शहरों में आंदोलन किस तरह से फैला था वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। तो आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो आती है शहरी के मध्य वर्ग लोगों के बीच में। किसके? मध्य वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी होती है। कारण बताता हूं, शहर में यह था कि देखिए, एक तो सबसे अमीर लोग बहुत गिने चुने थे, गरीब लोग बहुत सारे थे, लेकिन उनको कोई भी लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने सुबह का कमाया शाम को खाने का काम क्या करते थे। लेकिन जो मध्यम वर्ग थे वो कनेक्ट थे, वो न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, रेडियो सुना करते थे, उस वक्त सारी चीज़ें वो कनेक्ट हुआ करते थे। गांधी जी जो बोल रहे थे उनके जो है उनके सामने आ जाती थी बातें, तो इसी वजह से वो कनेक्ट थे। तो ये मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा जो है समूह था। ये लोग क्या था, इसमें हिस्सेदारी बन गए थे। इसमें कौन कौन थे? विद्यार्थी थे, टीचर्स थे, वकील थे, और जो भी प्रशासनिक काम करने वाले लोग थे, ये सारे उसमें आते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही महात्मा गांधी ने कहा आंदोलन स्टार्ट हो चुका है साहब, तो उन्होंने क्या किया, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया। हेडमास्टर और टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया, इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया, और साथ में जहां वहां जज हुआ करते थे, जो इंडियन जज थे, भारतीय जज, उन्होंने केस लेने से मना कर दिया कि हम तो नहीं कर रहे। फिर अब यहां पर बहुत सारी दिक्कतें हो गई। अंग्रेजों को लगा ये हो क्या रहा है, सब के सब मना कर रहे हैं, है ना, काम काज करने वाले भी नहीं आ रहे घर पे। अब हुआ क्या? अब इसी बीच हर जगह ये जो भयंकर सा जो है आंदोलन का माहौल बना हुआ था, सब लोगों ने बस हर एक जगह बंद कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी, उन्होंने अंग्रेजों के लिए जो भी काम कर रहे थे सारे ठप कर दिए। इसी बीच मद्रास कहाँ है, यहां पर देखिएगा। उस समय ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी, एक प्रांत था मद्रास का। उस वक्त वहां पे चुनाव होने वाले थे, कौन से? विधायी परिषद के। विधायी परिषद प्रांतों में जो परिषद चुनाव होने वाले थे, वहां पर हर जगह इसको मना कर दिया गया था। कांग्रेस ने यह बोल दिया कि अब विधायी चुनाव को हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है, न हम लोग इसमें भाग लेने वाले। लेकिन मद्रास में कुछ गैर ब्राह्मण थे, वहां पे दो लोगों में बटा हुआ था मद्रास, एक तो ब्राह्मणों में बटा हुआ था, एक गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं थे। अब हुआ क्या करता था उस वक्त, पहले जो है ब्राह्मणों को ज्यादा पावर दी हुई थी, अधिकार ज्यादा थे, और गैर ब्राह्मणों के पास उतने अधिकार नहीं हुआ करते थे। तो वो सोच रहे थे कि इस चुनाव के जरिए वो इस जगह पे पहुंच जाएंगे ताकि इनके जो अधिकार है वो उनको भी प्राप्त हो सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस जो चुनाव होने वाले थे परिषद चुनाव, उसका बहिष्कार नहीं किया। तो गैर ब्राह्मणों के द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, और उसके जो है काउंसिल में वो प्रवेश प्राप्त करना चाहते थे, वो काउंसिल में जाना चाहते थे ताकि वो अधिकार मिल सके जो एक ब्राह्मणों को मिला करता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। वो चाहते थे कि ये चुनाव हो, हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में नहीं जानते, हमें नहीं पता, बस हमें ये चुनाव होने चाहिए। तो इसलिए यहां इस जगह पर प्रांतीय चुनाव हुए, बाकी किसी भी जगह प्रांतीय चुनाव के लिए हाँ नहीं भरी गई, हामी नहीं दी गई। ओके, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब क्या हुआ, अब इतने लोगों ने इकट्ठा हो गए, रोडों पे आ गए, सड़कों पे आ गए, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया महात्मा गांधी जी का नाम लेना, और असहयोग आंदोलन के लिए पूरे तन मन धन से वो स्टार्ट हो गए काम करने के लिए। अब हुआ क्या, अब उन्होंने क्या किया, इकट्ठा हुए, विदेशी कपड़े लेके आए, जो भी घर में काम लिया जाता था या जहां पे भी ये कपड़े बेचे जाते थे वहां पे ताला लगा दिया गया, वहां पर हर एक चीजों को वहां जलाना स्टार्ट कर दिया जो विदेशों से आते थे। अंग्रेजों को भी लगा कि अब ये कर क्या रहे। देखिएगा, आर्थिक प्रतीक माना जाता था विदेशी कपड़े, विदेशी सामानों को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो भी विदेशी सामान बेचा करते थे वो दुकानों पर, खासकर शराब की दुकानों को पैकेटिंग कर दी। अब पैकेटिंग का मीन क्या होता है मैं बता देता हूं। पैकेटिंग का मीन होता है कि एक ऐसी जगह, मतलब जहां पर जो रास्ता होता है ना आने जाने का, वहां पर अंदर और बाहर दोनों से बंद कर देना, ना कोई अंदर से बाहर जा सके और ना बाहर से अंदर आ सके। इस तरह से उन्होंने पैकेटिंग कर दी थी ऐसी जगहों पे जहां शराब बेचा करते थे, या जहां पर विदेशी माल का जो है क्या कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलानी स्टार्ट कर दी। जैसे आप लोग देख सकते हैं, साहब इकट्ठे होकर वो क्या कर देते हैं, कपड़ों को एक लकड़ी पे लगाकर आग लगा देते थे। 1921 से लगा के 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। आयात का मतलब होता जहां विदेशी से माल आ रहा था भारत में, वो आधा रह गया। जो मान लो कि उस वक्त 100% जो कपड़ा आ रहा था वो 50% आने लगा, क्योंकि उनको लगा कि अब खरीदेगा कौन, लेगा कौन। तो उन्होंने क्या किया, विदेशी कपड़े लेना बंद कर दिया। 1921 से लगा के 22 के बीच में सिर्फ आयात आधा रह गया था।
इसकी वजह से 102 करोड़ का जिसकी कीमत 102 करोड़ हुआ करते थे, हर साल इतना कमाया करते थे, वो घटकर 57 करोड़ रह गई। बस इतना माल ही उनके पास जो है अब होने लगा था। अब क्या था, कपड़े आना बंद हो गया, वहां से कपड़ा आना कम हो गया, है ना। विदेशी जो व्यापारी थे उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि उनको लगता था कि नुकसान होगा साहब, अगर हम लोग उधर भेजेंगे और जला देंगे, कुछ काम तो रहेगा नहीं। तो विदेशी लोगों ने वहां पर हाथ लेना बंद कर दिया। अंग्रेजों को लगा अब करेंगे क्या, है ना। और जितने भी चीजें थी उन्होंने सारे के सारे उन्होंने जलाना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, देसी कपड़ों का यूज करना शुरू किया, यानी कि खादी का यूज करना स्टार्ट किया। वहां की जो भी फैक्ट्री थी उन्होंने मना कर दिया विदेशी फैक्ट्रियों में काम करने से, तो वहां पे मजदूर थे नहीं। अब ये मजदूर क्या आ गए, अपने घर पर काम करने लग गए, है ना। घरेलू कपड़ा स्टार्ट कर दिया उन्होंने, घरेलू बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब घरेलू बिजनेस स्टार्ट करने से हर एक घर में बिजनेस स्टार्ट हो गया, लेकिन दिक्कतें अब सामने आने वाली थी। अब दिक्कतें क्या आने वाली थी बता देता हूं। अब विदेशी कपड़ा उस वक्त सस्ता हुआ करता था, बहुत ज्यादा सस्ता हुआ करता था, लेकिन जो अगर इंडिया में जो बनने वाला जो कपड़ा था वो थोड़ा महंगा होता था, क्योंकि उसमें हाथ की मेहनत लगती थी, ये मशीनों से आया करता था। साथ में ये जो कपड़ा है थोड़ा लेट बनता था, इसी वजह से उनको जो है लेट बनने की वजह से वहाँ पे जो है डिमांड ज़्यादा हुआ करती थी। तो अमीर अमीर लोग उसको ले लेते थे या मध्यम वर्ग ले लेते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो फंस गए थे। गरीब लोगों को भी तो कपड़ा चाहिए था, खाना पीना सब कुछ चाहिए था, तो उनको ये दिक्कतें होने लगी थी। तो असहयोग आंदोलन यहाँ तक तो बहुत जोरों शोरों से चला था, लेकिन अब बात आती है कि कितने दिन तक चलेगा, अंग्रेज कब तक घुटने टेकेंगे। अंग्रेज भी सोचे थे कि कब तक करेंगे। तब दिमाग में एक चीज जो है गांधी जी मतलब जो प्लान किया था उसमें एक कुछ मिस कर दिया। उनका ये मिसिंग पॉइंट ये था कि अगर हम लोग अगर कपड़े मना कर देते हैं, विदेशी सामान को मना कर देते जो सस्ता था, तो ये लोग पहनेंगे क्या। तो उनको लगता था कि घरेलू कपड़े आ जाएंगे, लेकिन वो महंगे हुआ करते थे, गरीब लोग उसको यूज नहीं कर सकते थे। किसान जो थे उनको कुछ और चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था मार्केट से। ऐसे कर करके जो गरीब लोग थे कितने दिन घर चलाते, कितने दिन ऐसे घर पे बैठ के काम किया करते थे, फैक्ट्री में तो जाना पड़ रहा था, तो उनके पास वो रोजगार नहीं था, तो रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया गया। जो स्कूल के बच्चे थे, ठीक है, जो पढ़ा करते थे, अब वो कितने दिन तक घर पे रहते, उनको भी तो कुछ पढ़ना था। ऐसे कोई सुविधा नहीं की गई ताकि जो है अंग्रेजों की स्कूल बंद होकर भारतीय कोई स्कूल स्टार्ट हो जाए, ताकि बच्चे वहां के बच्चे यहां पे पढ़ने जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बच्चे घर पे बैठे रहे। अब उनको भी मन हुआ पढ़ने के लिए, आगे बढ़ना था उनको भी, तो वो वापस स्कूल जाने लगे। जो टीचर्स थे उनको भी पेमेंट की जरूरत थी, है ना, उनको भी लगा था कि अब यार ऐसे बैठे बैठे कितना हम लोग कर लेंगे, तो वो भी स्कूल जाने लगे। वकील वापस पहुंचने लगे, और जो भी कारीगर थे, जो भी काम करने वाले थे, कारखाना में काम करने वाले थे, वो भी धीरे धीरे अब कारखाने में पहुंचने लगे, क्योंकि उनको लग गया था कि अब यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें महंगी हो गई और साथ में काम भी नहीं बन रहा। तो इसके चलते हुए उन्होंने क्या कर दिया, अब असहयोग आंदोलन से अपने हाथ पीछे खिसकाना स्टार्ट कर दिया। ये शहरों की कंडीशन थी मध्यम वर्ग लोगों की, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब असहयोग आंदोलन का रंग अब शहरों में फीका होने लग गया था, रंग उड़ने लग गया था। अब बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ था। तो ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण में कौन कौन रहा करते थे। सबसे ज्यादा संख्या थी किसानों की और साथ में आदिवासी लोग। इनकी जनसंख्या ज्यादा थी और इनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हुआ करते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों के ऊपर। किसानों के ऊपर जमींदार तालुकदार रहा करते थे। ये इनसे मन चाहे जितना कर वसूल किया करते थे, इनसे बेगारी करवाई जाती थी, इनकी जो जमीन थी वो भी खींच ली जाती थी या उनके ऊपर अधिकार कर लिया जाता था। अब ऐसे हालात हो गए थे कि किसान अपने जो है 2 वक्त की रोटी भी जो जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया था। इसी वक्त ये थोड़ी घटना पहले की है, असहयोग आंदोलन की पहले की, जब असहयोग आंदोलन यहां तक फैला था वहां पर थोड़ा सा चेंजेस हुआ था, लेकिन उससे पहले यहां क्या हुआ था कि किसान लोग जो बहुत ज्यादा जो है जमींदारों से परेशान थे। उसी वक्त अवध में, अवध कहां है बता देता हूं, अवध उत्तर प्रदेश में है। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व करने के लिए वहां पर खड़े हो गए। इनको लगा कि किसान बहुत परेशान थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक नेतृत्व करना स्टार्ट किया, किसानों को इकट्ठा किया, उनको बताया कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं। अब बाबा रामचंद्र कौन थे, तो बाबा रामचंद्र के बारे में बता देते हैं कि जो बाबा रामचंद्र थे ये एक टाइम में फिजी गए थे। फिजी क्यों गए थे,
फिजी एक देश है, वहां गए थे वो गिरमिटिया मजदूर बनने के लिए, और गिरमिटिया मजदूर के तौर पे उन्होंने काम किया। अब मन में आया कि गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, तो बता देता हूं कि जो गिरमिटिया मजदूर होते हैं वो उस वक्त में जब अंग्रेजों का शासनकाल था, जब औपनिवेशिक शासन चल रहा था, उस वक्त बहुत सारे लोगों को भारत से विदेशों में भेजा जाता था ताकि वहां से काम करवा सके। ऐसे ही अंग्रेजों ने अपनी कुछ जगह थी जहां पर अंग्रेजों का शासन था, फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज, इन जगहों पे उनको भेजा जाता था। वो भी एक एग्रीमेंट यानी कि अनुबंध के तौर पर उनको बाहर भेजा जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए काम करवाया जाता और फिर उनको वापस भेज दिया जाता। इसी एग्रीमेंट के तहत उनको गिरमिट कहा जाने लगा और बाद में इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजों ने इनको एक नया वर्ड दिया था, वो दिया था इंडेंचर्ड लेबर। अब ये गिरमिटिया मजदूर थे और वापस जब आए थे तो किसानों के हालात देखे थे तो उनको लगा कि किसानों की हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ताल्लुकदार और जमींदारों के खिलाफ किसानों को इकट्ठा करके उनके सामने मोर्चा खोल दिया। किसानों से क्या हुआ करता था, किसानों से भारी भरकम लगान लिया जाता था और मन तरह के जो है कर वसूल किए जाते थे, जैसा चाहते थे वैसा काम करवाते थे। साथ में बेगार भी करवाई जाती थी। अब बेगार क्या होता है, बिना किसी तनख्वाह के काम करवाना, है ना, ये बहुत खराब था। तो बिना किसी तनख्वाह के उनसे ज्यादा काम करवाया जाता था, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, परेशान हो गए। अब उनके मन में आने लगा कि अब जमींदारों के खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा रामचंद्र ने उनको रास्ता दिखा दिया। उनको बोला कि अब हम लोग विद्रोह करेंगे, हम परेशान हो गए उन लोगों से। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने कर देने से मना कर दिया, लगान के लिए उन्होंने मना कर दिया, एक बड़ा विद्रोह छेड़ने की कोशिश करने लगे। अब ये जो बात है वो आगे पहुंचती है जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू जून 1920 में अवध का दौरा करते हैं। उनको लगता है कि अवध में बहुत ज्यादा हलचल हो रही है तो जाकर वहां पे एक बार देखना चाहिए। तो ये जवाहरलाल नेहरू है 1920 में वहां आ जाते हैं। असहयोग आंदोलन के काफी टाइम पहले वहां पहुंचते हैं, वहां की बातचीत करते हैं, व्यवस्था देखते हैं और वहां के जो दुखड़े हैं वो सुनते हैं कि किसानों को क्या क्या हुआ, उनकी व्यथा समझने की कोशिश करते हैं। फिर उनको लगता है कि यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर कुछ ग्रुप बनाए, है ना। वहां पे सबसे बड़ा ग्रुप था अवध किसान सभा। एक इसका गठन करते हैं ताकि यहाँ के जो लोग हैं इकट्ठा साथ में रहकर एक दूसरे की हेल्प कर सके और इनकी जो जानकारी है ऊपर तक पहुंच सके। यानी कि जहां जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एक कांग्रेस के जो संगठन था वहां तक इनकी बातें पहुंच सके। तो उन्होंने ये अवध किसान सभा बनाई। जब इसके बारे में गांवों तक बातें जो है फैली, तब वहां पे क्या क्या अलग अलग गांवों में करीबन 300 से ज्यादा शाखाएं एक महीने में बन गई और ये जो शाखाएं अवध किसान सभा से जुड़ गई। अब ये लोग चाहते थे कि हम लोग जमींदारों से छुटकारा मिल सके, क्योंकि जमींदार क्या कर रहे थे, जमींदार इनसे पट्टा ले लेते थे और पट्टे पे उनका नाम हटा देते थे और जब चाहे उसकी जमीन से वो उसको बेदखल कर देते थे, बाहर निकाल सकते थे, उनकी जमीन किसी और को दे देते थे। इस तरह से जो है बहुत कंडीशन उन्होंने खराब कर दी थी। मन चाहे आए दिन नए कर लगा देते थे, जब चाहे उनसे काम करवाते थे, पैसा बहुत कम देते थे। इस तरह से वो परेशान हो गए और उन्होंने आंदोलन छेड़ना स्टार्ट कर दिया। और ये जो ग्रुप था ये हमेशा धीरे धीरे जमींदारों से नाराज होने लग गया था। उसी वक्त 1921 की बात, असहयोग आंदोलन के बारे में ये लोग सुनते हैं। असहयोग आंदोलन के बारे में ये लोग सुनते हैं और ये मन में ठान लेते हैं कि हम भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने आकर हम लोगों से इतनी बातचीत करी, अपने हम लोगों से मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन में हेल्प करेंगे। लेकिन इनको पता नहीं था कि असहयोग आंदोलन में होने क्या वाला है, लेकिन इनको बस इतना पता था कि हम लोग लगान नहीं देंगे, हम जमींदारों से छुटकारा मिल जाएगा, हमें अपनी जमीन मिल जाएगी, हमें अपने पट्टे मिल जाएंगे, जब चाहे हम लोग काम कर सकेंगे, अपने खुद के लिए काम कर सकेंगे। उनके दिमाग में ये थ्योरी थी, है ना। पहले बता देता हूं, ये इस थ्योरी की वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन की हेल्प करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने क्या मन में था कि लगान नहीं देंगे, कर वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी बनता है हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले। जब ये असहयोग आंदोलन के बारे में सुनते हैं तो क्या करते हैं, उनके मन में आता है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं ये असहयोग आंदोलन में हेल्प। तो क्या करते, जो जमींदार थे, जो ताल्लुकदार थे, उनके ऊपर जो है हमला करना स्टार्ट कर देते, उनसे छीना झपटी करते, उनसे जो व्यापार हो रहा होता है वहां आसपास के जो व्यापारियों हैं उनको ठगना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे काम करने लग जाते हैं। तब ये बातें आगे तक पहुंचती, कांग्रेस तक पहुंचती, महात्मा गांधी तक पहुंचती है। तो गांधी जी को लगता है कि अगर इस तरह से चलता रहा ना तो हिंसा हो जाएगी और इस हिंसा में काफी लोग मारे जाएंगे। तो उन्होंने एक ऐलान कर देते। ये जो ऐलान होता है वो ऐलान में ये कहते हैं
कि किसानों को कर नहीं देना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी क्यों ऐलान करते हैं? ताकि उनके जो ये लोग हैं, किसान लोग हैं, जो ये पंगे कर रहे हैं, जो जमींदारों से माथाफोड़ी कर रहे हैं, जमींदारों से जमीन छीन रहे हैं, उनसे जो है घर पे लूटपाट कर रहे हैं, तो ये कम कर सकें, इसलिए उन्होंने ये ऐलान करवा देते हैं कि किसानों को लगान नहीं देना पड़ेगा, उनसे जो जमीनें ली हैं वो वापस दे दी जाएगी। इस तरह की बातें जो है किसानों तक पहुंचती हैं। जब किसानों तक ये बातें पहुंचती है तो उनको ये लगता है, इन किसानों को ये लगता है कि जो हमने जो किया था ना वो एकदम कारगर है, वो एकदम बढ़िया चल रहा है, ऐसा ही करना चाहिए। उनके दिमाग में कुछ और थ्योरी थी। उनको लगा जो हम लोग असहयोग में जो हेल्प कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि गांधी जी ने हम लोगों को लगान माफ करवा दिया, हम लोगों को जमीन वापस लौटाने की बात कर दी, तो उनको लगा कि ये लूट खसोट बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर किसान अपने लेवल तक ये असहयोग आंदोलन को हैंडल कर रहे थे। अब बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन में जो किसानों की बात थी हमने कर दी। अब बात करते हैं आदिवासियों की बात। अब आदिवासी लोग भी रहा करते थे, आदिवासियों के ऊपर भी बहुत अत्याचार हुआ करते थे, क्योंकि आदिवासी लोग वन में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। जंगलों में उनका काम था कि वहां से फल वगैरह जो भी दिनचर्या का काम है वो क्या करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। अब बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियां, ये रहा आंध्र प्रदेश। यहां पे गुडेम पहाड़ियां हुआ करती थी। 1920 की दशक में वहां पे एक गुरिल्ला आंदोलन स्टार्ट हुआ, उग्र गुरिल्ला आंदोलन। अब हुआ क्या था कि वहां के जो आदिवासी थे उनको मना कर दिया था कि आप बिना परमिशन के जंगल में नहीं जाएंगे, आप बिना परमिशन कोई काम नहीं करेंगे, आपके जो है घरों की व्यवस्था कर दी जाएगी, वहां पे रोडें बनाई जाएगी, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। ऐसे आदिवासियों को लगने लगा कि हम लोगों को कुछ करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम घर पे बैठे रहें, है ना। उनसे ना उनका पारंपरिक मतलब पहले से आने वाला जो काम था वो छीन लिया गया। जो जंगलों में जाते थे वहां पे फूल पत्तियां चुनते थे, वहां पे बांस का काम क्या करते थे, अलग अलग जो काम है उनसे छीन लिए गए। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। इसी गुस्से के हिसाब से उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया था, उग्र गुरिल्ला आंदोलन। ये गुरिल्ला आंदोलन क्या था, ये क्या करते थे, छोटी छोटी जगह पे जाते, हमला करते और वहां से कहते हैं क्या, लूटपाट करके वापस आ जाते थे। उनका नेतृत्व किसने करना स्टार्ट किया, आलूरी सीताराम राजू। ये आलूरी सीताराम राजू जो है वहां पे जो आदिवासी लोग थे इनको एक दिव्य पुरुष माना करते थे। उनका विश्वास ये था कि ये जो व्यक्ति है इनके पास अलग अलग पावर थी, इनके पास दिव्य पावर थी, जिससे ये इनको ना गोली लग सकती थी, ना बूढ़े हो सकते थे। इनके पास ऐसी पावर थी कि किसी को भी ये वापस जिंदा कर सकते थे। इस तरह की ये जो थिंकिंग थी वो वहां आदिवासी लोगों के दिमाग में बैठ गई थी। उनको लगने लगा कि ये व्यक्ति जो है उनसे अंग्रेजों से छुटकारा दिलवा के रहेगा। अब आलूरी सीताराम राजू, इनका मानना था कि जो गांधी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इनका मानना था जो असहयोग आंदोलन चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें हम लोगों को अब सह्या करना चाहिए। उन्होंने फिर के आदिवासी को बताने लगे कि गांधी जी कितने महान हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं। लेकिन वो एक चीज के ऊपर नहीं डिपेंड थे, वो एक बात ये थी, वो ये सोचा करते थे कि अहिंसा से आप लोग जो है स्वतंत्रता या स्वराज नहीं ले सकते। उनको मानना था कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको ये नहीं मिलने वाला। ये बातें आदिवासियों को पता थी। आदिवासियों ने क्या किया कि जो पुलिस स्टेशन थे, अलग अलग जो जगह थे, वहां पे हमला करना स्टार्ट कर दिया, वहां पे लूट खसोट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहां की अंग्रेज जो सरकार थी वो नाराज हो गई। गांधी जी ने भी वहां पर हेल्प करने से मना कर दिया, क्योंकि ये लोग इस तरह से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से आलूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और 1924 में उनको फांसी की सजा दे दी गई। और वहां पर जाते जाते ये आदिवासी आंदोलन है वो भी धीरे धीरे ठप होता गया। यहां तक की घटना आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये भी आपके एक बुक में एक पार्ट दिया गया है जिसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली, इसके बारे में बताता हूं कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात की एक जगह है बारदोली, गुजरात की एक जगह है बारदोली। कहां पे, ये देखिए ये पूरा गुजरात है और यहां पे एक जगह है बारदोली। इस बारदोली तालुका में किसान आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व इन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने, मतलब यहां पे टैक्स को बढ़ाने के लिए जो टैक्स बढ़ा दिया गया उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल बहुत मतलब सक्षम रूप से उन्होंने नेतृत्व किया और सफल भी हो गए थे। इस सफलता की वजह से वहां की जो महिलाएं हैं उन्होंने सरदार की उपाधि इनको दी थी और इनका नाम बहुत अच्छे से जो है
कहते हैं ना इतिहास के पन्नों पर छप गया था। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब बागानों में भी स्वराज पैदा हुआ। बागानों जो बागान थे, बागान का मतलब समझ में आ रहा, जहाँ पे चाय कॉफ़ी के बड़े बड़े खेत हुआ करते थे और चाय पत्तियाँ वगैरह वहाँ पे बिना करते। कहाँ है ये? इस जगह पे, असम की तरफ। तो बागानों में भी स्वराज की हवा चलने लगी और वहाँ के लोगों को भी लगने लगा कि हम लोगों की भी इस असहयोग आंदोलन में हेल्प करनी चाहिए। अब हुआ क्या? अब जब अलग अलग जगहों में अलग अलग इसकी मीनिंग लेने लगे तो यहां पे भी उन्होंने इसका मीनिंग गलत ले लिया। अब क्या हुआ? गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अलग ही समझ थी। उनको पता ही नहीं था कि ये हो क्यों रहा है, हम लोगों को क्या चाहिए, लेकिन उनके मन में कुछ और था। बताते हैं क्या। असम के जो बागानी मजदूर थे उनको आजादी का मतलब क्या लिया पता है? उन्होंने ये कहा कि हम लोग इस चार दीवारी से जब चाहे आ जा सकेंगे। हुआ ये था कि इन लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने ऐसे प्रेशराइज किया, इनको ऐसे बंदी बना लिया, बंदी तो नहीं कह सकते, उनको एक टाइम पीरियड में बांध दिया और उनको उस खेत से बाहर नहीं जाना दिया जाता था। उनका जब अंग्रेजों का मन होता था तब काम करवाया जाता था, जितने घंटे काम करवाए वो करवा सकते थे। इससे वहां के जो लोग परेशान होने लगे, ना वो अपने घर पे जा सकते थे ना कहीं और बाहर निकल सकते थे। तो वो चाह रहे थे कि आजादी का मतलब ये था कि इन चार दीवारों से वो बाहर निकल सकते, जब चाहे जब काम कर सकते हैं। उनको बंद करके रखा गया था। उनकी आजादी का मतलब यह था कि वे गांव से संपर्क कर पाएंगे, हम एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा सकेंगे, वहां से कनेक्ट हो पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। उन्होंने ये इजाजत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी, मतलब विरले नहीं है, ये कभी कभी ही मिला करती थी, बहुत मुश्किल से मिला करती थी, ध्यान रखिएगा। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करना स्टार्ट कर दिया। जब उनको लगा कि अब ये आंदोलन स्टार्ट हो गया तो हमें भी क्या करना चाहिए, हम भी कहना नहीं मानेंगे, बिल्कुल सही किया, उन्होंने भी कहना मानना बंद कर दिया और साथ में उन्होंने वहां से अधिकारियों से बिना कहे वहां से निकलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बागान छोड़कर अपने अपने घर की तरफ चलने लगे। उनको लगा कि जब हम लोग ऐसा करेंगे तो अपना आप ही हम लोगों को आजादी मिल जाएगी। ओके, तो उनके मन में यह दिमाग में बैठ गया था। असहयोग आंदोलन जब अपने परचम पर पहुंच रहा होता है तब ये घटना होती है चौरी चौरा। ये कहां पर है बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जगह है जहां पर एक जगह है चौरी चौरा नामक। 1922 में वहां पर एक हत्याकांड हो जाता है, एक हिंसा भड़क जाती है जिसकी वजह से करीबन 20 से 22 लोग मारे जाते हैं। आपकी किताब में बस इतना दिया गया है कि इसे एक जुलूस निकल रहा होता है और उस जुलूस के ऊपर पुलिस वाले हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जुलूस की भीड़ गुस्सा होकर वहां पुलिस स्टेशन को आग लगा देती है और गांधी जी नाराज होकर इसमें अपना जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। अब घटना होती क्या है वो मैं बताता हूं, मजेदार घटना है, देखिएगा सुनिएगा। अब होता क्या है कि एक बाजार है चौरी चौरा जगह पे, एक बाजार था यहां पर चौरी चौरा जगह पे और पास में एक पुलिस स्टेशन था, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ लोग 4 फरवरी की बात है, 4 फरवरी की बात है 1922 की, कुछ लोग यहां पे जाते हैं और वहां पे उस बाजार को बंद करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था। उनका कहना था कि कोई भी सामान नहीं बेचेगा, कोई भी विदेशी कपड़ा नहीं बेचेगा। पुलिस वालों को यह बात पता चल जाती है और यहां पे कुछ लोग यहां पर पुलिस वाले यहां पर आके इन लोगों को उठा के वापस पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और अच्छी खासी खातिरदारी करते हैं, उनकी मारपीट करते हैं। ये बात कुछ लोगों को और पता चल जाती है। अब कुछ लोगों को पता चलती है तो 4 फरवरी को रात को बैठकर वो मंथन करते हैं, वो सोचते हैं कि अब आगे क्या करें। तो 5 फरवरी सुबह की बात है, 5 फरवरी के वक्त में बहुत सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और यहां पर आकर पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। उनको बोलते हैं कि भाई बिना फालतू में आप लोग हमको क्यों मार रहे हो, हम तो असहयोग आंदोलन को चुपचाप हैंडल कर रहे हैं, हम लोग यहां पर बाजारों को बंद कर रहे हैं, तो आप लोग को क्यों तकलीफ हो रही है ना, हम लोगों को क्यों पीटा फालतू में। तो ये जो बातें यहां तक पहुंचती पुलिस स्टेशन की तरफ, तो वहां पे एक अंग्रेजी अफसर होता है, वो आकर पिस्टल निकाल लेता है और कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, जो हम लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं तो आप लोगों की पिटाई होगी। तो इन जनता ने इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को जुलूस निकालने दिया जाए, दुकानें बंद करने की परमिशन दी जाए, हमें माताफोड़ी नहीं करनी। लेकिन पुलिस अफसर वहां से जो है लाठीचार्ज स्टार्ट करवा देता। करीबन 20 से 22 जो पुलिस वाले होते हैं उनसे कहता है कि फायरिंग कर दो। इस फायरिंग की वजह से वहां के करीबन 5 से 6 लोगों की हत्या कर देते हैं गोली मारकर अंग्रेजी अफसर के द्वारा, और वहां पे लाठीचार्ज स्टार्ट कर देते हैं। अब इस वजह से यहां के जो लोग थे, जो जुलूस में आए थे,
वो क्या करते हैं, उन पुलिस वालों को मार पीट कर जो है वापस पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं, और पुलिस स्टेशन में बंद करने के बाद वहाँ पर आग लगा देते हैं, और इस आग में करीबन 20 से 22 पुलिस वाले और अंग्रेजी अफसर जो है मारा जाते हैं। अब ये जो घटना है गांधी जी को पता चलती है। जब ये गांधी जी इस बात को सुनते हैं तो वो दंग रह जाते हैं कि मैंने तो अहिंसा की बात की थी, ये हिंसा कैसे हो गई। जब उनको लगता है तो उनको जो है इस असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग जो हैं दूसरे जो लोग भी हैं, दूसरी जगह के लोग भी हैं, वो भी इसी तरह से काम करने लगे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं और 1922 में यह असहयोग आंदोलन को ठप कर दिया जाता है। इससे महात्मा गांधी और इनसे रिलेटेड जितने भी लोग थे असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया जाता है और मारपीट की जाती है। और अंग्रेज तो बहुत खुश थे, क्योंकि अगर यह असहयोग आंदोलन ज़्यादा दिन तक चल जाता तो अंग्रेजों की हालत खराब हो सकती थी, लेकिन असहयोग आंदोलन वहाँ तक ठप कर दिया जाता है। तो ये थी घटना आज की। आज का जो है यहीं तक हमारी क्लास रहेगी और आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, और ऐसे ही आगे क्लासें होती रहेगी। तो देखते रहिए हमारे साथ ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ, और ऐसे ही हम लोग मस्ती से पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।